नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ सान्या और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। ये सेशन उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जहाँ सवाल पूछे जाते हैं जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड। तो सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वाइज करंट अफेयर्स विद एनालिसिस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें फर्स्ट न्यूज में क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट सिक सेंटर्स स्टैंड ऑन पीआईएल अगेंस्ट डीप फेक। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हमें पीआईएल सेंटर को बोला है कि पीआईएल फाइल करे अगेंस्ट डीप फेक के अगेंस्ट। अभी डीप फेक है क्या? डीप फेक है क्या? फर्स्ट देखेंगे डीप फेक है क्या। डीप फेक का मतलब है कि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप कोई भी वीडियो ऑडियो बना देते हो जो रियल में आपकी नहीं होती, किसी और की होती है। मीन्स जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में क्लिप काफ़ी वायरल हो रही थी रश्मिका मंदाना की, कि उनको एक बॉडी सूट में दिखाया गया था, तो रियल में वो रश्मिका मंदाना नहीं थी, वो कोई और ही लड़की थी, ब्रिटिश की कोई एक्ट्रेस थी, पता नहीं कुछ और थी। और उनके फेस को चेंज करके रश्मिका मंदाना का फेस ला दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। उसे बोलते हैं डीप फेक। इसका मेन रीज़न ये होता है कि किसी को अगर आपको डीप फेम करना है, किसी की रेपुटेशन खराब करनी है, तो आप उसको डीप फेक बोल सकते हो। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी मिसयूज ही लगा लो, मिसयूज हो रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि हमें इसके अगेंस्ट, सेंटर को बोला है कि हमें इसके अगेंस्ट एक पीआईएल लेके आनी चाहिए। पीआईएल होता क्या है? पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जो पीआईएल है ये कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी ग्रुप के लिए, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ मस्ट होती है कि ये जो आप फाइल कर रहे हो पीआईएल, ये अपने पर्सनल एजेंडा के लिए फाइल नहीं होनी चाहिए। ये लोगों के लिए होनी चाहिए, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए आप इसको फाइल नहीं कर सकते हो। पीआईएल का मेन एम ये होता है कि जो जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जिनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लेके कोई एक संगठन या फिर कोई एक ग्रुप मिलके, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन मिलके उनके लिए लड़ता है, उनके लिए पीआईएल फाइल करता है। तो वो होती है पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगाई जाती है। ठीक है, ये मेनली डेवलप हुई थी पीआईएल फर्स्ट टाइम 1960 में डेवलप हुई थी यूएसए के अंदर, डेवलप ऑर्गेनाइज की गई थी यूएसए के अंदर। लेकिन 1980 में इसको हमने इंडिया में अडॉप्ट कर लिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो पीआईएल है वो कौन कौन फाइल कर सकता है। ये फाइल कर सकता है कोई भी सिटीजन होगा इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडिया का सिटीजन हो वो फाइल कर सकता है किसी के भी अगेंस्ट। नेक्स्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ग्रुप, लेकिन वो जो फाइल कर रहा है वो उसके पर्सनल एजेंडा से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और पीआईएल किन किन कौन कौन से केसेस पे पीआईएल हम फाइल कर सकते हैं, जैसे कि कोई नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए हम फाइल कर सकते हैं, या फिर जितने भी हरेसमेंट के केस आ रहे हैं विमेन से रिलेटेड उनके लिए फाइल कर सकते हैं। और जितने भी लेबर वर्कर्स हैं जो अपने फंडामेंटल राइट्स को के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन पीआईएल उनके खिलाफ या फिर कोई, जैसे पुलिस है, पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है, या फिर किसी की डेथ हो रही है जेल में ही, या फिर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो पीआईएल उनके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। बट पीआईएल कभी भी स्टेट के खिलाफ, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर कोई भी लैंड लॉर्ड जो टीनेट्स होते हैं उनके खिलाफ फाइल नहीं की जा सकती। तो मेन पीआईएल का काम यही होता है कि उन सभी के फंडामेंटल राइट्स या अधिकारों के लिए लड़ना जो यहाँ तक अपने अधिकारों को नहीं पहुँचा रहे हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डीप फेक समझ में आ गया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मिसयूज लगा लीजिए आप, डीप फेक। द नेक्स्ट इज मैंडेटरी टू
display logo on PMAY urban houses center advised to both state and UT। इसमें ये है कि जितने भी हाउस बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके ऊपर मैंडेटरी किया जाए। सेंटर ने एडवाइस दिया है यूटी और स्टेट को कि जितने भी घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको क्या किया जाए, उनके हाउस के ऊपर लोगो लगाया जाए इस PMAY योजना का, और उसको किसी भी हालत में लोगों को चेंज नहीं किया जाना चाहिए, मीन्स उसका शेप चेंज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, और जो एग्जैक्ट है वैसा ही लगाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं PMAY है क्या। PMAY ये है क्या, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये है PMAY, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम जुलाई 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है हाउसिंग फॉर ऑल, इसका ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, कि उन सभी को जो EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन में आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, मिडिल क्लास ग्रुप में आते हैं, उन सभी को पक्का हाउस प्रोवाइड करवाना। लेकिन इनके लिए ये कैटेगरी मस्ट होनी चाहिए कि जिनके पास घर नहीं है खुद का, उनको ये चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिनके नाम पे कोई घर नहीं है उनको। और इसमें क्या होगा कि ये लॉन्च की गई थी 2015 जुलाई के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव था हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना। इसका पहले नाम था इंदिरा आवास योजना, फिर 2015 में इसका नाम बदल के रख दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके अंदर इसको 3 फेजेस के अंदर काम किया गया था, इसको लागू किया गया था 2015 से लेके 2022 तक। बट अभी 2022 में क्या हुआ है, हमने इसका टेन्योर बढ़ा के कितना कर दिया है, हमने कर दिया 31 दिसंबर 2024 तक ये योजना अभी रहेगी, ठीक है। और इसको हमने 3 फेज में काम किया था, इस योजना के अंतर्गत हमने 3 फेज में काम किया था। फर्स्ट फेज में ये काम हुआ था, फर्स्ट फेज आया था 2015 से लेके 17 तक, सेकंड फेज आया था 2017 से लेके 2019 तक, जो थर्ड फेज आया था वो आया था 2019 से लेके 2022 तक, ठीक है। इसमें ये हुआ था कि फर्स्ट फेज में हमने क्या किया था, पहले फेज में हमने 100 से अधिक शहरों के अंदर पक्के घरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसमें 100 से अधिक पक्के घरों का निर्माण कराया था। सेकंड फेज में क्या हुआ था कि हमने 200 से अधिक शहरों में पक्के घरों का निर्माण करवाया था। और थर्ड फेज में जितने भी बच गए, जितने भी हमारा मेन टारगेट था, वो सारा हमें इस टारगेट के अंदर पूरा करना था। लेकिन फिर हमने क्या किया, जो उस टेन्योर को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने 31 दिसंबर 2024 तक इसकी टेन्योर को बढ़ा दिया। तो इसमें सिर्फ वही बेनिफिशियरीज आएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें 4 टाइप के बेनिफिशियरीज आएंगे। ये मिलेगी जितने भी EWS हैं, जिनकी इनकम 3 लाख तक है उनको, और सेकंड लोअर इनकम ग्रुप वालों को जिनकी 3 से लेके 6 लाख तक की एनुअल इनकम है। थर्ड जो मिडिल क्लास ग्रुप है 1, जिनकी 6 से लेके 12 लाख तक की एनुअल इनकम है, और मिडिल क्लास ग्रुप सेकंड है, उसकी 12 से लेके 18 लाख तक है। इसमें जो अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को मुआवजा मिल रहा है कि उनके जो घर है उनकी मरम्मत के लिए उन्हें पैसे दिए जाएंगे, तो उसके अंदर सिर्फ ये 2 EVS और लोअर इनकम ग्रुप वाले ही, उन्हीं को ही ये बेनिफिट मिलेगा कि उनको अपने घर की मरम्मत के लिए पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको 3 फेज में किया गया। और अभी ये सरकार ने ये बोला है, सेंटर ने एडवाइस दी है स्टेट और यूटी को कि जितने भी घर बनाए गए हैं उनके ऊपर लोगो लगाया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थर्ड न्यूज़ की तरफ। थर्ड क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आर एज पासेस पोस्ट ऑफिस बिल टू अमेंड 125-year-old इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, कि राज्यसभा ने अभी 4 दिसंबर को एक बिल पारित किया है, पोस्ट ऑफिस बिल।
पोस्ट ऑफिस एक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस बिल बोल सकते हो। ये बिल क्या करेगा, ये जो 1898 का जो बिल था ना उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, कौन सा? पोस्ट ऑफिस बिल। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 ये किसको रिप्लेस करेगा? ये रिप्लेस करेगा 1898 125 साल पुराने बिल को ये रिप्लेस करेगा। और ये कहाँ पास हुआ है? ये राज्यसभा में पास हुआ है। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 का काम क्या है कि जितने भी डाकघर हैं उनको अच्छे से एक संगठन में काम करवाना। इसमें ये होगा कि जो भी पोस्ट ऑफिस बिल के अंदर ये पेश किया गया था 10 अगस्त, ये राज्यसभा में 10 अगस्त को पेश किया गया था। ठीक है, अभी 2023 के अंदर, लेकिन इसको अभी पारित कब किया गया? 4 दिसंबर के अंदर इसको लागू किया गया है। इस बिल में ये है कि जो भी डाकघर का, जो भी पोस्ट ऑफिस का जो महानिदेशक है वो मार्केट के अकॉर्डिंग सब चीज़ तय कर सकता है, चार्जेस तय कर सकता है, कितना मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे डिलीवरी करनी है, कैसे चार्जेस लगाने हैं, ये सब कुछ वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है। अब नेक्स्ट, इसमें क्या क्या अधिकार होंगे जो महानिदेशक होंगे इनके? इसमें जो महानिदेशक होते हैं पोस्ट ऑफिस में, महानिदेशक, इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। एक तो ये कि कोई भी अगर पार्सल इनके पास आता है, दूसरे देश से आता है, अगर वो अगर उनको लगता है कि वो संदिग्ध पार्सल है, उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड, भारत की सिक्योरिटी और हमारी कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ है, तो वो उस पार्सल को ओपन करके देख सकता है। अगर ओपन करने के बाद उस पार्सल में कुछ संदिग्ध चीज़ें मिले तो वो उसको नष्ट भी कर सकता है। ठीक है, इस बिल के थ्रू आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? आम आदमी को इस बिल के थ्रू ये होगा कि उसे जो बाजार में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे रिलेटेड उसको पोस्ट ऑफिस डाकघरों से रिलेटेड जो चार्जेस हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दूसरा, ये उनकी एक प्राइवेसी इश्यू भी हो जाएगा। प्राइवेसी इश्यू हो सकता है कि उनके पार्सल को पता नहीं होगा कि किसने खोल के देखा है, किसने खोल के नहीं देखा, तो भी एक प्राइवेसी इश्यूज उनके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पोस्ट ऑफिस बिल जो किसको रिप्लेस करेगा? 1898 125 साल पुराने बिल को अभी रिप्लेस करेगा। ठीक है, और इस बिल के थ्रू ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी पार्सल्स है वो शायद ड्रोन के थ्रू भेजे जाए, डाकिया नारे ड्रोन के थ्रू भेजे जाए, जितने भी डाकघर हैं उनको काफ़ी अच्छे से बनाया जाए। नेक्स्ट, फोर्थ न्यूज़ ये है कि पीएम मोदी अनवेल शिवाजी महाराज स्टैचू एट राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? इसमें ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज का एक स्टैचू अभी इनैगुरेट किया है। उसकी क्या रखी है? अनवेल्स किया है, एक इनैगुरेट किया है उनका स्टैचू। उसका कहाँ पे है? ये राजकोट फोर्ट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, राजकोट फोर्ट में शिवाजी की मूर्ति, स्टैचू का अनवेलेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जो शिवाजी महाराज है, ठीक है, फर्स्ट शिवाजी महाराज कौन थे? ये एक मराठा सम्राट थे। इन्होंने मुगलों से लड़कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने अपनी राजभाषा मराठी और संस्कृत को बनाया था, और इन्होंने मराठा मतलब महाराष्ट्र, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका स्टैचू बनवाया है, जिसमें बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ये एक कोंकण कोस्ट का पार्ट है। ठीक है, जो कि सबसे लार्जेस्ट सी कोस्ट है, और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया था रत्नागिरी से। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, जो आमों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी मानी जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, सबको पता है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, जो क्या है? शिवसेना की पार्टी के थ्रू हैं।
ठीक है, और रमेश बायस यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर यहाँ के रमेश बायस है। तो शिवाजी महाराज की जो मूर्ति का अनावरण है वो कहाँ किया गया है? राजकोट फोर्ट के अंदर किया गया। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेनली जो शिवाजी महाराज थे इन्होंने मराठा साम्राज्य का स्थापना किया था औरंगजेब जैसे मुगलों से लड़ते हुए, और शायद 1794 या 1894 के आसपास इनका वो हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्सेनिक फाउंड इन ग्राउंड वाटर इन 25 स्टेट, फ्लोराइड इन 27 स्टेट रिपोर्टेड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट। एक जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट। देखो सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट है ना, ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर है ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर वर्क करेगा, और इसका काम ये है कि जितने भी इश्यूज है रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर उनको सोल्व करना। तो अभी न्यूज में क्या है कि जो आर्सेनिक का लेवल है वो आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में मिला है 25 स्टेट के अंदर। ये मेरी अदर कंट्रीज में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये हमारे 25 स्टेट के अंदर भी मिला है। आर्सेनिक का मतलब क्या है? आर्सेनिक मेनली ग्राउंड वाटर के अंदर फाउंड होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर के अंदर मिलता है, जो ग्राउंड वाटर पीने के लिए और काफ़ी हमारे डेली यूजर्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आर्सेनिक काफ़ी टाइम तक ग्राउंड वाटर में रहे तो क्या होगा? आर्सेनिक काफ़ी टाइम ग्राउंड वाटर में रहेगा तो इसकी इनऑर्गेनिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और इनऑर्गेनिक आर्सेनिक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। अगर ये काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर एक्सपोजर इसका रहे इनऑर्गेनिक आर्सेनिक का, तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। इससे उनको स्किन कैंसर होने का खतरा है, और अगर हम ज़्यादा इसका ओवर यूज़ करने लग जाए तो जितने भी ब्लैडर और लंग से रिलेटेड कैंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आर्सेनिक। और आर्सेनिक सभी ग्राउंड वाटर में मिलता है, लेकिन अब दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आर्सेनिक ऑर्गेनिक आर्सेनिक, और एक इनऑर्गेनिक। जो ओल्ड जो कम एक्सपोजर वाला आर्सेनिक है उसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है। तो जो कम एक्सपोजर वाला आर्सेनिक है उसको हम फूड और पीने वाले पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो काफ़ी टाइम तक एक्सपोजर हो चुका है जिसके अंदर आर्सेनिक का, उसको हम क्लोथ्स वॉशिंग वगैरह करने में, बाथिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, फिर अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि इंडियन ओरिजिन एक्स एमपी डेवे शर्मा स्वर्न इन एज अ ऑस्ट्रेलियन सीनेटर। कौन है? डेवे शर्मा। डेवे शर्मा ने अभी शपथ ली है एज अ ऑस्ट्रेलियन सीनेटर के रूप में। ठीक है, तो डेव शर्मा क्या थे? ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इन्होंने 2019 में इतिहास रचा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि ये पहले लॉ ऑफिसर बने थे, लॉ मेकर ऑफिसर बने थे ऑस्ट्रेलिया में, और अभी इन्होंने क्या ली है? एज अ सीनेटर शपथ ली है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी मददगार सेशन रहेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं काफ़ी और आगे तक आपको पढ़ा सकूँ। थैंक यू सो मच।